हाफ ईयरली आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और उन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या ये जाना जा सकता है? बिल्कुल। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई हमारे हाफ ईयरली में कौन से चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। लेट्स से 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं एंड उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये हम अच्छे से समझेंगे। और थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी भी मैं तुमको बता दूंगी ताकि तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और तुम अच्छे मार्क्स ले आओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 7 नंबर का चैप्टर होता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीजन ये क्योंकि पहला चैप्टर होता है और इसका रीजन ये भी है कि पहले चैप्टर को आप हमेशा बहुत मन लगा के पढ़ते हो एज कंपेयर टू एनी अदर चैप्टर। तो पहला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, भाई इसको तो मिस ही मत करना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आधे टॉपिक्स तो हमारे ऐसे ही बन गए। और अगर नहीं आता है तो मोल कॉन्सेप्ट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी मैंने, उसको देख लेना जाके। यहीं पे 45 मिनट्स के आसपास की वीडियो है। फास्ट मोड पे तो तुम देखोगे तो जल्दी जल्दी देख लोगे, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट तो भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मोल मास परसेंटेज पार्टिकल रिलेशन जो आता है उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट में ही वो चीज हो गया, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री और उसकी कैलकुलेशन, जैसे कि जो यूनिटरी मेथड लग रहा है, कहां पे कैसे लग रहा है वो। नेक्स्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट, काफी इंपॉर्टेंट। देन परसेंटेज कंपोजिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो 2-3 नंबर का भी कई बार आता है। इंपेरिकल फॉर्मुला, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला और मोलारिटी जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो इस चैप्टर से ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल, क्योंकि अगर किसी मॉडल से क्वेश्चन आता है ना तो ज्यादातर बोहर मॉडल से आता है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी हमें क्वेश्चन आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्वांटम नंबर से जरूर क्वेश्चन आता है, तो क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। देन डी ब्रोई हाइपोथेसिस और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं आपको बता दूं हर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना, तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो बता रही हूँ। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि तुम 11वीं कक्षा में हो ना, तो एक छोटा सा काम होता है कि अपने स्कूल के टीचर की भी बात हमेशा सुना करो कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपका कोई बोर्ड्स नहीं है कि एग्जाम जो है वो पेपर बाहर से बन के आएगा। 11th क्लास में टीचर पेपर बनाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर समझा करो कि टीचर आपको हिंट जरूर देता है कि यार ये हम पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो उनके हिसाब से हाफ ईयरली में आपको चीजों को मैनेज थोड़ा सा जरूर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, तो धीरे धीरे करके समझो इंपॉर्टेंट क्या है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो इसी से आता है। फिर फॉर्मल चार्ज, अच्छा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं आता, उसमें फॉर्मल चार्ज वाले ही टीचर क्वेश्चन ज्यादातर देते हैं, तो फॉर्मल चार्ज अच्छे से पढ़ना। फिर वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 4 टॉपिक्स को तो कभी दिमाग से मत हटाओ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन, अगेन क्वेश्चन जरूर आता है इससे, ठीक। फिर मॉलिक्यूलर शेप भी आपसे पूछा जा सकता है, बॉन्ड एंगल के बारे में कई बार पूछा जा सकता है ना। ये सब आप अगर ये अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये सब इसमें कंबाइन हो गया, ठीक है। फिर डाइपोल मोमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें एक NH3 NF3 का एग्जांपल होता है एक्सेप्शन वाला, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछा जा सकता है, जिसमें डायरेक्टली आपको इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऊपर ही मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है। KCP अगर आपको पढ़ाया गया है तो, अदरवाइज ये आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपके में आ रहा है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन में थर्ड लॉ ऑफ भी थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जाता है, तो भाई लॉ तो समझ जाना। फिर डेल्टा एच डेल्टा यू, यानी कि इंथैल्पी, है ना, क्या बोलते हैं, इंथैल्पी हो गया, एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, सब कुछ दिमाग में बैठा के जाना। हेज लॉ, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, जो मैंने आपको बोला। चैप्टर में कुछ ही टॉपिक्स है, सबके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा न्यूमेरिकल्स भी कहां से करोगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल जरूर लगाना और एनसीईआरटी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई डेल्टा जी वाले तो क्वेश्चन 90 या 100% श्योरिटी के साथ है कि आता ही आता है, तो गिब्स एनर्जी के क्वेश्चन जरूर लगाना, चाहे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लग रहा हो, चाहे लॉग वाला फॉर्मूला लग रहा हो, दोनों चीजें अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में मैं बताऊंगी, पर एक और चीज हो सकता है आपके में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है लेट्स से, तो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजाइज कर लेना है। भाई हो सकता है आपके में कोई और चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना, तो जो भी चैप्टर आपके में आ रहा है उस हिसाब से आप उसको स्ट्रैटेजाइज कर लो। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक क्लास के 2 चैप्टर्स हैं, तो अभी तक बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर पढ़ाया गया है तो आप उसको स्ट्रैटेजाइज करना, क्योंकि फिर ऑर्गेनिक यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके में ऑर्गेनिक आ रहा है तो उसको तो प्रॉपर प्रायोरिटी में रख देना, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की हम बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे हो और सोच रहे हो तुमने प्रैक्टिस कर ली, तुमने अच्छे से समझ लिया चीजों को, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ो उसका न्यूमेरिकल करो, और ये चीज स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ
फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम अगर आपके में आ रहा है, फिर उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये जो 4 चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के है ना, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल देखो क्या है और सॉल्व करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अच्छा प्रायोरिटी क्या रखनी है, पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम, फिर रिडॉक्स। अब आपके ऊपर इसमें कौन से बीच में चैप्टर और आ रहे हैं, लेट्स से चैप्टर 1 आ रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर 1 पढ़ लिया, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड फॉलोड बाय द अदर चैप्टर्स, ठीक है। स्मार्ट रिवीजन ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बता दिया है ना, पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो। देखो बहुत ज्यादा दिमाग में घूम जाती हैं चीजें जब आप इसको बाद में पढ़ते हो, ऐसा क्यों होता है मैम? इस चैप्टर में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वीबीटी, वीएसईपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लुईस स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर बाद में पढ़ोगे बहुत बोर हो गए और सोचोगे छोड़ ही दो भाई, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हम, है ना, तो इसको कोशिश करो पहले निपटा लो। अगर आपके में इक्विलिब्रियम है तो सेकंड नंबर पे इक्विलिब्रियम रखना, मोल कॉन्सेप्ट थर्ड नंबर पे रखना, क्योंकि तब आप बहुत थके हुए भी नहीं होगे, बहुत ज्यादा भी केमिस्ट्री दिमाग में नहीं होगी और बहुत कम भी नहीं होगी, तो मोल कॉन्सेप्ट। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, पीरियोडिक टेबल एंड दिस वीकर टॉपिक्स और सैंपल पेपर को आपको आखिरी में लगाना है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, जहां जहां मोल कॉन्सेप्ट लगा है उसके बाद आप चैप्टर 1 ही उठाना। यहाँ पे नहीं लिखा कि भाई ये इस ऑर्डर में कि कौन सा चैप्टर आपके में आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। लेट्स से आपके में इक्विलिब्रियम आ रहा है तो पढ़ लिया, नहीं आ रहा तो इसी की जगह आपने चैप्टर 1 पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आपको अरेंज भी करना है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स यहाँ पे लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। भाई हो सकता है आपके में इक्विलिब्रियम आ रहा हो, मैम ने तो स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो स्टार्टिंग के सातों चैप्टर्स जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में आ रहे हैं, वहां पे यहाँ पे उसका चार्ट लिखा हुआ है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और इसको आप देख लो कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट। अब ये सब पढ़े कैसे? पढ़ने के लिए हमारे बहुत सारे वन शॉट्स हैं, बहुत सारे रैपिड रिविजन है ना, तो भाई आप इसी चैनल पे हमारे वन शॉट रैपिड रिविजन देख सकते हो। फिर भी आपको मैं बता दूं, यूट्यूब में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना, कभी भी वन शॉट पढ़ने के बाद ये मत सोचना कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, जलूल जलूल लगाने हैं, ठीक है। भैया की शादी में जलूल जलूल आना, वैसे ही क्वेश्चन जरूर जरूर लगाना, अदरवाइज आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो कहीं से भी पढ़ो, कम टाइम बचा है रैपिड रिवीजन ले लो, ज्यादा टाइम है वन शॉट ले लो, और ज्यादा टाइम है पूरे पूरे लेक्चर्स पढ़ो, प्रारंभ में बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, तो ये आपके ऊपर है। चलो भाई, इस तरीके से आप इसे स्ट्रैटेजाइज करना, एंड बिलीव मी अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, ये मतलब जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसी ऑर्डर में इसी सीक्वेंस में चीजों को करा ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स तुम ले आओगे आसानी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि और भी, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बाय एवरीवन।